प्यारे छात्रों, सभी को नमस्कार। कल हमने सामाजिक विषय के अंतर्गत अर्थशास्त्र जो हमारे बुक है उसके बारे में एक वीडियो जारी किया था, अनुपालन की कहानी। इसका फर्स्ट पार्ट कल जारी कर दिया था। आज हम इसका सेकंड पार्ट लेकर हाजिर हैं। प्यारे बच्चों, आपके लिए अर्थशास्त्र एक नया विषय है, तो पहली बात तो ये है हमें अर्थशास्त्र क्या है यही जानना जरूरी है। अर्थशास्त्र क्या है, क्योंकि कुछ बच्चे है ना इस बात से अनभिज्ञ हो सकते हैं। अर्थ माने होता धन, अर्थ मीन्स धन, तो अर्थशास्त्र का मतलब हो गया धन का शास्त्र। तो इसमें क्या है, जो पूंजी या धन की चर्चा करेंगे विभिन्न मदों में, है ना, उसका लेन देन, मौद्रिक लेन देन या अन्य जो बातों का अध्ययन करेंगे वो हम अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत करेंगे, है ना। किस तरह की क्रियाएं हैं, कृषि क्रियाएं, गैर कृषि क्रियाएं, कहाँ से धन प्राप्त होता है, कहाँ पर खर्च होता है ना, किस प्रकार से आमदनी बढ़ती है, मैनेजमेंट इनकम किस प्रकार, इन सब बातों का अध्ययन हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब आपकी जो 9वीं कक्षा में अर्थशास्त्र की बुक है ये सिर्फ आपको परिचय कराती है। पहला जो लेसन है ये सिर्फ हमें शब्दों से परिचय कराने के लिए है ना, तो इसमें ज़्यादा कठिन नहीं है। बाकी हमें ऐसे शब्दों को जानना है जिनका बार बार प्रयोग होगा, तो ऐसे शब्दों को हम अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए हमने इसको पढ़ेंगे। कुछ छात्र कक्षा में ध्यान से नहीं सुन पाते किसी कारणों से, तो वो छात्र वीडियो देखकर घर पर भी है ना हमसे पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको कोई खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा। सिर्फ हमारा जो चैनल है ब्राइट फ्यूचर बाय जगत सिंह, उसको सब्सक्राइब करना है और आप आराम से घर पर रहकर भी पढ़ाई करिए, है ना। स्कूल में भी करिए, घर पर भी करिए, अच्छी बात है। तो आज हम बात करेंगे खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। खेतों के लिए आवश्यक पूंजी किस प्रकार से इसकी जरूरत होती है। प्यारे छात्रों, खेती के जो आधुनिक तरीके हैं, है ना, जो मॉडर्न तरीके हैं खेती के, उनके लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। कैसे? ट्रैक्टर खरीदना, थ्रेसर खरीदना, अन्य मशीनें खरीदनी है ना, उन सब के लिए पैसे चाहिए, धन चाहिए। अब किसानों को पहले की अपेक्षा ज्यादा पैसे चाहिए। पहले हमारे साधारण औजार होते थे, कम खर्चे में आ जाते थे, ठीक है। तो अधिकतर छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए है ना क्या करना पड़ता। देखिए, बड़े किसानों के पास तो पर्याप्त पूंजी की व्यवस्था होती है, जबकि छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए दूसरे लोगों से या दूसरे किसानों से, है ना, ब्याज पर, है ना, ऊंची ब्याज पर, या गांव के साहूकारों से या अन्य व्यापारियों से उधार लेना पड़ता है, कर्ज लेने पड़ते हैं। और ऐसे कर्जों की जो ब्याज दर है वो बहुत ऊंची होती है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफी हायर होता है। तो ब्याज या कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत बड़ी परेशानी या बहुत बड़ा कष्ट उठाने पड़ते हैं। गांव के जो छोटे किसान हैं उनको बहुत ज्यादा कष्ट उठाने पड़ते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमने ये जाना। अब बात करते हैं हम अधिशेष, है ना, कृषि उत्पादों की बिक्री। अब ये अधिशेष क्या शब्द है? प्यारे बच्चों, हमारे किसान जी तोड़ मेहनत करने के बाद अनाज या अन्य उत्पादन करते हैं। तो छोटे किसानों के पास तो अपने घर के खर्चे के लिए ही अनाज या अन्य उत्पादन हो पाते है ना। बहुत कम उनके पास बचता है, यदि बचता है तो उसको अधिशेष कहा जाता है, उनको बाजारों में बेचते हैं। जबकि मझले और बड़े किसानों के पास, है ना, अपनी आवश्यकता के लिए अनाज या अन्य वस्तुएं बचाने के बाद काफी अधिशेष बचता है, जिसको वो बाजार में बेचकर, है ना, या मंडी में बेचकर, है ना, काफी अच्छा धन कमा लेते हैं। अतः बड़े किसानों के बाद भंडारण की भी व्यवस्था होती है, क्योंकि उनके मकान पक्के हैं। भंडारण कहते हैं जो कृषि उत्पाद हमने प्राप्त किए हैं उनके रख रखाव की व्यवस्था।
अतः यदि किसानों के पास उनके रख रखाव की व्यवस्था हो जाती है तो उसको कृषि के समय, जब कृषि उपज आती है उस समय रेट डाउन होते हैं, उस समय अपने पास रख लेते हैं और बाद में उसके रेट ज़्यादा हो जाते हैं तो उस समय बेच देते हैं। इस प्रकार से बड़े किसानों को अधिक लाभ प्राप्त हो जाता है। जिनके पास भंडारण की व्यवस्था अच्छी है वो अपने उत्पादों से अधिक लाभ कमा लेते हैं। जबकि छोटे किसानों के पास कच्चे मकान होते हैं, रख रखाव की व्यवस्था ना होने के कारण, क्योंकि उनके उत्पाद अनाज वगैरह खराब हो जाएंगे तो उनको तुरंत ही बेचना पड़ता है, अर्थात मंदे दामों पर ही बेचना पड़ता है, जिस प्रकार से उनकी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाती है। अब इसके बाद यदि हम बात करें, हमारा नया टाइटल बनेगा पालमपुर गांव में गैर कृषि क्रियाएं। कल मैंने कृषि क्रियाएं और गैर कृषि क्रियाएं बताई थी, है ना। अब देखिए गैर कृषि क्रियाएं पालमपुर गांव में किस प्रकार होती है ना। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि पालमपुर गांव में 75% लोग खेती करते हैं, अर्थात गांव के लोगों का मुख्य जो व्यवसाय है, प्रमुख जो व्यवसाय है वो खेती है ना। तो खेती में ही वो उत्पादन करते हैं, ठीक है। यदि गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं की बात करें, है ना, या अन्य क्रियाओं की बात करें तो यहाँ पर केवल 25% लोग ही कृषि के अलावा अन्य कार्य करते हैं। पालमपुर गांव के जो लोग हैं अधिकतर 75% लोग कृषि कार्यों में लगे हुए हैं और 25% लोग ही कृषि कार्य के अलावा अन्य कार्य करते हैं, ठीक है। और जैसे इसमें क्या है, डेयरी है ना। डेयरी में क्या करते हैं लोग, हम किसान लोग क्या करते हैं, ये एक प्रचलित क्रिया है, क्योंकि अपने खेतों की जो नराई डसाई है ना, खरपतवारों को निकालते हैं, उनको घर ले आते हैं, उनको अपने पशुओं को, गाय भैंस बकरी, है ना, अन्य को हम खिलाते हैं और इनसे हमें दूध प्राप्त होता है। दूध हम अपनी आवश्यकता के लिए रख लेते हैं, बाकी दूध को हम व्यापारियों को या दूध, है ना, या रायगंज में जाकर बेच देते हैं, जिससे हमें अधिक लाभ प्राप्त हो जाता है ना। रायगंज के व्यापारियों ने क्या कर रखा है, दूध के लिए संग्रहण, उनको इकट्ठा करने की बात, और शीतलन केंद्र जैसे ठंडा करके, है ना, उनको रखते हैं, अर्थात खराब होने से वो बचा लेते हैं। और इस प्रकार से, है ना, वहाँ से दूध को संग्रहण और शीतलन करने के बाद वे दूर दराज के शहरों और कस्बों में इसको बेचते हैं, अर्थात उन व्यापारियों को भी अच्छा लाभ प्राप्त हो जाता है। और जहाँ पर गाय भैंस बकरियों की व्यवस्था नहीं है शहरों में, वहाँ के लोगों को दूध प्राप्त हो जाता है, तो उनका स्वास्थ्य भी ठीक बना रहता है और यहाँ के किसानों को इस प्रकार से आमदनी भी प्राप्त हो जाती है। प्यारे छात्रों, नेक्स्ट मैंने पॉइंट बनाया है पालमपुर गांव में लघु स्तरीय, है ना, विनिर्माण। लघु स्तरीय का मतलब है छोटा, है ना, छोटे स्तर पर निर्माण ना। पालमपुर गांव में 50 से भी कम लोग ऐसे हैं जो लघु विनिर्माण कार्यों में लगे हुए हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, शहरों और कस्बों में तो लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं, है ना, वहाँ पर अच्छे पैसे कमा लेते हैं, जबकि गांव के सैनिक जो रहते हैं वो गांव में ही रहते हैं, क्योंकि और वहाँ पर कभी कभार ही उनको मजदूरी मिल जाती है। इस प्रकार से उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। जो लोग शहरों में जाकर, है ना, ये कार्य करते हैं, दूसरे कार्य करते हैं, तो वो फिर भी अच्छे पैसे कमा लेते हैं और उनका जीवन ठीक प्रकार से चलने लगता है। अब नेक्स्ट बात करें हम पालमपुर के दुकानदार किस तरह के हैं। पालमपुर एक ज्यादा बड़ा गांव नहीं है, छोटा सा गांव है। तो पालमपुर में ज्यादातर लोग, है ना, ऐसे नहीं है जो व्यापार करते हैं। व्यापार करने वाले बहुत ही लोग कम हैं। व्यापार का मतलब है वस्तु विनिमय। वस्तु के बदले पैसा, है ना, या वस्तु के बदले वस्तु, विनिमय माने बदलना। तो इस प्रकार से हम जो पैसा देकर वस्तु देते हैं वो व्यापार कहलाता है। तो बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो वस्तु विनिमय या व्यापार का काम करते हैं।
पालनपुर के व्यापारी या दुकानदार वे हैं जो शहरों के थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं। अब प्यारे छात्र, आप पूछोगे थोक बाजार क्या है? थोक बाजार वह है जहाँ पर इकट्ठी वस्तुएं सस्ते रेट पर मिलती हैं, वहां से वह वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में लाकर, है ना, ऊंचे रेटों पर बेचते हैं, है ना। इस प्रकार से वे लाभ कमा लेते हैं। गांव में छोटे जनरल स्टोर हैं, गांव में जिनको हम आमतौर से परचून की दुकान भी कह देते हैं। तो परचून की दुकान पे क्या क्या वस्तु मिलती है? जैसे गेहूं, चावल, चना, पेन, पेंसिल, तेल, घी, बिस्कुट, साबुन, टूथपेस्ट, मोमबत्तियां, अन्य हमारी आवश्यकता की वस्तुएं हमें गांव के जनरल स्टोर या परचून की दुकान से ही प्राप्त हो जाती हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे परिवहन। परिवहन वस्तुओं और व्यक्तियों का है ना लाना ले जाना, ये तेजी से विकसित होता हुआ क्षेत्र है। किस प्रकार से तेजी से हो रहा? पालनपुर और रायगंज। रायगंज जो है पालनपुर के पास एक कस्बा है ना, बड़ा गांव है ना। तो पालनपुर और रायगंज के बीच सड़क पर है ना कई प्रकार के वाहन आप चलते हुए देख सकते हैं, जैसे रिक्शा चलाने वाले, तांगा वाले, जीप वाले, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, है ना, या प्राचीन जो पहले समय में बैलगाड़ियां होती थी वो, और अन्य प्रकार की गाड़ियां हैं। तो ये लोग जो इस प्रकार के कार्य करते हैं, इनको हम परिवहन सेवाओं में शामिल करते हैं। तो आप परिवहन सेवाओं का मतलब छात्रों ठीक प्रकार से समझ गए होंगे, क्योंकि आपको इन शब्दों को भी जानना है ना। तो इस प्रकार की सेवाएं परिवहन सेवाओं में शामिल हैं और वस्तुओं व व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं ये लोग। इसके बदले में इन्हें पैसे मिलते हैं, धन मिलता है, जिससे इनकी स्थिति किसानों की अपेक्षा कुछ अच्छी हो जाती है। तो ये जो क्षेत्र है ये तेजी से विकसित हो रहा है, लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, उनकी देखा देख दूसरे लोग भी आकर्षित होते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं। तो ये एक अच्छा व्यवसाय है साबित हो रहा है गांव के। और गांव में लोग जैसे पशु पालते हैं, उससे भी उनकी आमदनी बढ़ जाती है। कृषि कार्य पर भी जो लगे रहते हैं वो लोग ज्यादा अच्छा नहीं कर पाते। प्यारे छात्रों, अब हम इस लेसन में इतना ही पढ़ाना था हमको, और इसमें हम 2 कहानी सुनाते हैं आपको। कहानी तो और भी कई सारी हैं, और कहानियों को आप अपनी बुक में ध्यान से पढ़ें और फिर उसके बारे में सोचें कि इनकी स्थिति कैसी है, और उनके स्थान पर अपने आप को रख के देखें, यदि हम उनके स्थान पर होते तो कैसा होता। प्यारे छात्रों, यहाँ पर मैं शुरू करता हूँ किशोर की कहानी। किशोर एक व्यक्ति है जो एक खेतीहर मजदूर है, अर्थात भूमिहीन, है ना, खेती विहीन व्यक्ति है। और वह क्या करता है, अन्य और भी ऐसे श्रमिक हैं जो किशोर की तरह ही मजदूरी करते हैं, है ना, मेहनत मजदूरी से अपने घर परिवार की जीविका या रोजी रोटी चलाते हैं, और उनको अपने परिवार की सभी आवश्यकताएं पूरी करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अर्थात परिवार की जो आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा करने में कठिनाई होती है। कुछ वर्ष पहले क्या किया किशोर ने, बैंक से कर्ज लिया, है ना। किस प्रकार के बैंक से? यह एक सरकारी बैंक है और एक सरकार ने कार्यक्रम चलाया। उस कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार ने भूमिहीन या निर्धन परिवारों को सस्ती ब्याज दर पर या कम ब्याज दर पर कर्ज दिए, है ना। तो सस्ती ब्याज दर पर कर्ज दिए जा रहे थे। किशोर ने वहां से ऋण लिया, कर्ज लिया, है ना, और किशोर ने इस पैसे से एक भैंस खरीदी। अब वह भैंस का दूध, है ना, भैंस को चारा खिलाता है, तो भैंस का दूध जो आता है उसे बेचता है ना, उससे वो अच्छे पैसे कमा लेता है। इस प्रकार अच्छे पैसे कमाने के बाद उसने उस पैसे से एक भैंसा गाड़ी खरीदी, एक भैंसा गाड़ी बना ली है, खरीद ली है, जिससे कई प्रकार के
सामान है ना, जिसमें रखकर वह कई प्रकार के सामान दूसरे गांव में ले जाता है। और सप्ताह में एक बार उसे गंगा के किनारे से कुम्हार के लिए मिट्टी लेकर आनी होती है। कुम्हार के लिए मिट्टी लाता है, जिससे कुम्हार बर्तन बनाता है, तो इसे इस प्रकार का काम मिल जाता है। और कभी कभार उसे गुड़, चावल या अन्य वस्तुएं लेकर शाहपुर जाना होता है, या कभी कभी रायगंज जाना होता है। इस प्रकार से महीने में कई कुछ ना कुछ काम अवश्य मिल ही जाता है। प्रत्येक महीने में उसे परिवहन से संबंधित कोई न कोई काम अवश्य मिल ही जाता है। और परिणाम स्वरूप किशोर पिछले वर्षों की अपेक्षा अधिक धन कमाने लगा है। अधिक धन कमाने से उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ गया है। और क्योंकि बैंक की जो ब्याज देने का तरीका वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लंबी अवधि के लिए बहुत कम है ना किस्त होती है, तो आसानी से वो अपना कर्ज भी पटा रहा है और उसकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आ गया है। अब एक दूसरी कहानी है सविता की कहानी। ये इस कहानी के एकदम अपोजिट है ना। इसमें देखिए कहाँ से ऋण लिया जाता है, किस प्रकार से है ना उसको एक बेगार भी करनी पड़ती है, जिसको हम बेगार कहते हैं, कम मजदूरी पर काम कराना या मजदूरी ना देना, वो भी उसे करनी पड़ती है। तो सविता की कहानी, सविता कौन है ना। सविता एक कृषक है, किसान है। कैसी छोटी किसान है, लघु कृषक कहेंगे उसे। तो ये कृषक मीन्स किसान है, इन शब्दों को आप भली प्रकार से जान लेंगे छात्रों। सविता एक लघु कृषक या छोटी किसान है। उसके पास अपनी 1 हेक्टेयर भूमि है, अर्थात थोड़ी सी भूमि है, जिसमें वह गेहूं पैदा करना चाहती है या गेहूं पैदा करने की योजना बना रही है। उसे क्या चाहिए, बीज के लिए, कीटनाशकों के लिए तथा अपनी फसल को पानी देने के लिए, पानी खरीदने के लिए, और औजार जो कृषि कार्यों में उपयुक्त होने वाले औजार हैं उनकी मरम्मत कराने के लिए या उसे खरीदने के लिए उसे नगद मुद्रा की है ना, नगद पैसों की जरूरत है। और उसे इस ऐसी मुद्रा को, नगद मुद्रा को हम कार्यशील पूंजी के रूप में कहते हैं। तो आप कार्यशील पूंजी जान जाएंगे बच्चों। कार्यशील पूंजी के रूप में सविता को 3000 रुपए की बहुत ज्यादा आवश्यकता है ना, या नितांत आवश्यकता है ना, या कहें अति आवश्यकता है। अब सविता के पास पैसे नहीं, सविता गरीब है, उसके पास पैसे नहीं, इसलिए उसे क्या करना पड़ता है, एक बड़े किसान जिसका नाम तेजपाल है, तेजपाल से उधार या कर्ज मांगना पड़ता है ना। वो सोचती है कि तेजपाल से कर्ज ले लेती। अब तेजपाल क्या है, ऐसे मौके पर उसका फायदा उठाता है। तेजपाल उसे 4 महीने के लिए 24% की दर पर कर्ज देने के लिए तैयार होता है ना। 24% केवल 4 महीने के लिए उसे कर्ज देने के लिए राजी हो जाता है, जो ब्याज की बहुत ऊंची दर है ना। ब्याज की दर काफी ऊंची है, रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी हाई है। और सविता को यह भी वचन देना पड़ता है बदले में कि वह कटाई के मौसम में, जब फसल कटेगी तो कटाई के मौसम में तेजपाल के खेतों पर रोज 100 रुपए रोज की मजदूरी के रूप में काम करेगी। अब आप देख सकते हैं ऐसी स्थिति में यह मजदूरी बहुत ही कम है, पर सविता की मजबूरी है, सविता को यहाँ पर हाँ करना पड़ता है। जबकि सविता यह भी जानती है कि उसे अपने खेतों की कटाई भी पूरी करनी है। अपने खेतों की कटाई करने के लिए भी उसे बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। और इतने व्यस्त समय में वह अपने 3 बच्चे हैं, उनकी देखभाल भी करे। 3 बच्चों की देखभाल करने की भी उस माँ की जिम्मेदारी है ना। इस कहानी में ऐसा लगता है कि इसका पति नहीं है, तो उसकी जिम्मेदारी भी उसे निभानी है। परंतु अब सविता क्या करे, सविता को तेजपाल की कठोर शर्तों को मानना पड़ता है, या यूं कहें कि सविता तेजपाल की कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है। क्यों तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों को कर्ज मिलना बहुत मुश्किल है, अर्थात हर कोई छोटे किसानों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होता
है ना, इसलिए वह तेजपाल से 24% की दर पर कर्ज लेने का फैसला कर दिया। अब देखिए इस कर्ज को पटाना कितना मुश्किल कार्य है, उसके लिए कितने कष्ट है ना झेलने पड़ेंगे। और यदि मौसम की वजह से किसी वजह से फसल तैयार होगी सविता की, वो फसल नष्ट हो जाए, ओले पड़ जाए, मौसम तरह तरह के है ना हानि हो जाती है, ज़्यादा बारिश हो जाए या कोई अन्य कारण हो जाए, फसल में आग लग जाती है, कुछ भी कारण हो जाते हैं, तो वो बेचारी है ना सविता किस प्रकार से अपना ऋण या कर्ज चुकाएगी। तो ये गांव की समस्याएं कुल मिलाकर हमने देखा, जितनी कहानी पढ़ी, तो पालमपुर गांव को मैं एक आदर्श गांव के रूप में मानता। आदर्श गांव इसलिए कहूँगा क्योंकि यहाँ पर लगभग गांव की सभी आवश्यकताएं पूरी है ना हो जाती हैं। और यहाँ पर किशोर जैसे व्यक्ति भी हैं जो बैंक से है ना ऋण लेकर अपना काम बहुत अच्छा चलाते हैं। और ये अब सरकार ने भी इस तरह की व्यवस्थाएं की हैं है ना, छोटे किसानों को साहूकारों से है ना या व्यापारियों के कर्ज से बचाने के लिए। ठीक है, तो ये लेसन यहीं पर समाप्त हो जाता है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ाने के लिए है नहीं। नेक्स्ट लेसन लेकर नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।